नमस्कार दोस्तों। अर्नव जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है और वह अपने व्यापार में इतना बिजी हो जाता है कि वह अपने परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता है, जिसके कारण उसकी पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी और वह दूसरे मर्दों में प्यार ढूंढने लगी थी। उसकी पत्नी चाहती थी कि कोई हो जो उनका ख्याल रखे और उनका पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके। उसके लिए उसने अपने देवर के साथ नजदीकियां बढ़ने शुरू कर दी और अपनी जरूरत को पूरा करने लगी। उसके बाद उनके नौकर ने भी कुछ ऐसा कर डाला जिसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। कहानी को पूरा सुनना, आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। अर्नव का छोटा भाई, जिसका नाम अंकुर होता है, अंकुर की भाभी का नाम खुशी होता है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और जिसे देखकर कोई भी उनके प्रति आकर्षित हो सकता था, जिसके कारण अंकुर की नीयत भी कई बार खराब हो चुकी थी। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अर्नव का व्यापार विदेश में होता था, जिसके कारण अर्नव घर पर नहीं रह पाता था और ज्यादा टाइम वह घर से बाहर ही बीतता था। खुशी एकदम रानी वाली जिंदगी की रही थी, लेकिन उसके जीवन में जो सुख वह चाहती थी वह उसे नहीं मिल पा रहा था। खुशी जब भी अपने पति अर्नव से कहती कि घर पर भी परिवार को समय देना चाहिए, तो अर्नव कहता कि अगर मैं व्यापार को छोड़कर घर पर ध्यान देने बैठूंगा तो मेरा सारा व्यापार ठप हो जाएगा। खुशी जब भी अपने पति से इस बारे में बात करती और तो अर्नव कोई बहाना बना देता। खुशी अर्नव से कहती है कि आपने अब तक बहुत पैसे कमा लिए हैं, आपको तो सिर्फ पैसों की पड़ी रहती है, लेकिन थोड़ा समय परिवार को भी देना चाहिए। इसी बीच कुछ समय बाद एक दिन सुबह जल्दी अर्नव जल्दी नाश्ता करके तैयार होने लगता है। जब खुशी उसे पूछती है तो वह कहता है कि मुझे व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना है और मुझे वहां कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। फिर वह कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो घर पर नौकर है, उनसे मंगवा लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। कहते हुए अर्नव अपने घर से निकल जाता है, लेकिन तभी वापस लौट कर आता है और खुशी से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, आज मेरा छोटा भाई अंकुर वापस पढ़ाई पूरी करके आ रहा है और आज के बाद अब वह मैं हमारी दूसरी शाखा को संभालेगा। तब तक वह हमारे साथ रहेगा, तुम उसका ख्याल रखना, उसको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा कहकर खुशी का पति वहां से चला जाता है। अगले दिन जब खुशी अपनी रसोई में काम कर रही होती है तो तभी दरवाजे की बेल सुनाई देती है। जब किसी बाहर जाकर देखते हैं तो वह देखी है कि उसके सामने अंकुर खड़ा हुआ था। अंकुर देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़का था। खुशी अंकुर को देखते रह जाती है और अंकुर अपनी सुंदर भाभी को सामने देखकर एकटक उसे देख रहा था। खुशी मन ही मन काफी खुश हो जाती है और उन दोनों के मन में कुछ भावनाएं जागृत हो गई थी। अंकुर इतनी खूबसूरत भाभी को अपने सामने खड़ा देखकर मन ही मन कुछ सोचने लगा। तभी खुशी कहती है कि तुम तो पहले से काफी ज्यादा सुंदर हो गए हो और किसी हीरो से काम नहीं लग रहे हो। खुशी अंकुर का हाथ पकड़ती है और उसे जल्दी से अंदर आने के लिए कहती है और अंदर ले जाकर सोफे पर बैठने के लिए कहती है। खुशी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ और थोड़ी देर बाद किचन से खुशी जूस का गिलास लेकर आती है और अंकुर से कहती है कि उसे पी लो। अंकुर जूस पी रहा होता है तो खुशी वहां पर खड़ी खड़ी अंकुर को एकटक देख रही होती है और अंकुर भी अपनी भाभी को देख रहा था। खुशी के मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी जरूरत को अंकुर से पूरा कर लूं, और मन ही मन सोचने लगी कि मैं अपनी जरूरत को अंकुर से जरूर पूरा करूंगी। उसके बाद खुशी अंकुर को उसका रूम दिखती है और कहती है कि तुम्हें अब आराम कर लेना चाहिए, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। अंकुर अपने रूम में आराम करने लगता है और खुशी किचन में नाश्ता तैयार कर रही होती है। नाश्ता बनने के बाद खुशी अंकुर को आवाज देती है और अपने साथ नाश्ता करने के लिए बुला लेती है। भाभी और देवर दोनों नाश्ता करते समय हंसी मजाक करने लगते हैं। हंसी मजाक के अंदर खुशी अंकुर से पूछती है कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, तो अंकुर कुछ समझ नहीं पाता और वह कहता है कि भाभी आप तो बहुत खूबसूरत हो और मुझे आप बहुत पसंद हो। उसके बाद अंकुर खुशी की मीठी मीठी तारीफ करने लगता है। खुशी काफी खुश हो जाती है और फिर अंकुर पूछता है कि भाभी आपने मुझे ऐसा क्यों पूछा कि मैं कैसी लगती हूँ।
खुशी कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। और उसके बाद खुशी के मन में अंकुर के लिए अलग भावना जागृत हो जाती है। और इधर अंकुर के भी समझ में आ गया था कि उससे भाभी को क्या चाहिए। अगले दिन खुशी अपने कमरे में अपनी साड़ी बदल रही होती है और खुशी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंकुर वहां से गुजर रहा था। तभी अंकुर की निगाहें अपनी भाभी पर पड़ी, जिसे वह देखता ही रह गया। और तभी खुशी की निगाह अंकुर के ऊपर पड़ती है और अंकुर काफी डर जाता है। तभी खुशी आवाज देकर अंकुर से कहती है कि बाहर खड़े क्या कर रहे हो, अंदर आओ। अंकुर अंदर आकर कहता है कि भाभी, मैं आपको नहीं देख रहा था, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है और आप इस साड़ी में बहुत ही अच्छे लग रही हो, इसलिए मैं आपको देखने लगा था। इस पर खुशी हंसकर अंकुर से कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन सच बताओ, क्या मैं तुम्हें इस साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हूं? तो अंकुर कहता है कि भाभी, आपके ऊपर यह साड़ी बहुत ही जच रही है। उसके बाद दोनों नीचे आ जाते हैं और वहां पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी खुशी अंकुर से पूछती है कि तुम्हारी शादी के बारे में क्या ख्याल है? तो अंकुर कहता है कि भाभी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। उस पे खुशी पूछती है कि तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? तो अंकुर कहता है कि मैं जैसी लड़की चाहता हूँ वैसी लड़की मिल नहीं रही है। तो खुशी कहती है कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तो अंकुर कहता है कि भाभी, मुझे आप जैसी लड़की चाहिए। ये बात सुनकर खुशी बहुत ही खुश हो जाती है और उन दोनों के बीच में अब नजदीकियां बढ़ने लगी थी। अब कुछ दिनों में अंकुर और खुशी की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती है कि वह दोनों संबंध स्थापित कर लेते हैं। एक दिन अंकुर खुशी से कहता है कि क्या आप मुझसे खुश हैं? तो खुशी कहती है कि हाँ, अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हें जो भी करना है कर सकते हो। उसके बाद एक रात खुशी अपने कमरे में लेटी हुई अंकुर के बारे में सोच रही थी और काफी आनंदित महसूस कर रही थी। खुशी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक वीडियो आता है। जैसे ही खुशी वह वीडियो देखी है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। थोड़ी देर बाद खुशी नीचे आकर सोफे पर बैठ जाती है। उसके बाद जब अंकुर आता है तो वह उससे पूछता है कि आज तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तो वह कुछ नहीं कहती है। और उसके बाद जब अंकुर अपनी भाभी से पूछता है कि कुछ बात तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं, अब खुशी के समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो कर क्या। उसके बाद खुशी ने हिम्मत करके अंकुर को अपने मोबाइल का वीडियो दिखाया, जिसे देखते ही अंकुर के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और खुशी और अंकुर दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह काम किसका है, ऐसा काम कौन कर सकता है। थोड़ी देर बाद वहां पर उनके घर का नौकर वहां पर आता है और इन दोनों को वहां बैठा देखकर उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वह कुछ नहीं बोलते। उसके बाद अंकुर अपने कमरे में चला जाता है। खुशी अकेली वहां पर बैठी हुई सोच में डूबी होती है। तभी उनका नौकर खुशी के पास आता है और खुशी से कहता है कि जो वीडियो आपके मोबाइल पर आया है वह मैंने ही बनाया है। खुशी इतना सुनते ही चौंक जाती है, जिसको सुनकर खुशी अपने नौकर पर भड़क जाती है और वह उसे कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वह नौकर कहता है कि आप दोनों को जो चाहिए था वह मिल रहा था, लेकिन जिसकी जरूरत मुझे थी वह मुझे नहीं मिल रहा था। खुशी तुरंत उस नौकर का मतलब समझ जाती है। तो खुशी उस नौकर से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर उनका नौकर उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि जो तुम अंकुर के साथ कर रही हो वह मेरे साथ भी करो। अब खुशी के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह फंस चुकी थी। इसलिए खुशी को ना चाहते हुए अपने नौकर की बात माननी पड़ी। खुशी अपनी नौकर के साथ रूम में चली जाती है और उसका नौकर उनके साथ ना चाहते हुए भी संबंध बनाता है। धीरे धीरे ये है उनका रोज का हो गया था। खुशी बेचारी अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अंकुर को भी बताया, लेकिन अंकुर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था। अब खुशी को ना चाहते हुए भी यह सब करना पड़ रहा था। एक दिन उनका नौकर खुशी के पास आकर कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि यह वीडियो किसी के दूसरे के पास न जाए या इंटरनेट पर अपलोड ना हो, तो तुम्हें मेरे दोस्त के साथ भी वही करना होगा जो तुम मेरे साथ करती हो। यह बात सुनकर खुशी बहुत गुस्सा हो जाती है। जब खुशी यह बात अंकुर को बताती है तो अंकुर और खुशी दोनों मिलकर इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था
तो अंकुर और खुशी ने मिलकर अपने नौकर को मौत के घाट उतार देते हैं। उन्होंने काफी सावधानी से यह सब कुछ किया था और कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा था, लेकिन आखिरकार पुलिस उन तक पहुंच जाती है और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। अब दोनों भाभी और देवर को जेल हो चुकी थी। अर्णव, जो इन सब बातों से अनजान था, जब उसे पता चला तो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पारिवारिक रिश्तों में ज्यादा दूरियां ठीक नहीं होती हैं और अपने परिवार को भी समय देना चाहिए। अगर अर्णव अपनी पत्नी को समय दे पाता तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। और उधर जो अंकुर ने किया वह भी बहुत गलत था, क्योंकि अंकुर को अपनी भाभी के साथ संबंध नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि भाभी का रिश्ता जो है वह हमारे समाज में बहुत ही पवित्र माना गया है। लेकिन सबसे बड़ी गलती इसमें अर्णव की थी, जो अपनी पत्नी से दूरियां बनाकर रखता था और जिसकी वजह से अंकुर और खुशी एक दूसरे के पास आए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आज अर्णव के समझ में अच्छी तरह से आ गया था। दोस्तों, हमारे इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या किसी भी प्रकार के अनेकता या अश्लील का फैलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को शैक्षणिक जानकारी देखकर आज हमारे समाज में हो रहे ऐसी घटनाओं के बारे में जागरूक करवाना है और हमारे समाज में हो रहे ऐसे मुद्दों के प्रति सतर्क करना है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एक लड़के की शादी ऐसी लड़की से हो जाती है जो उसकी जिंदगी को नरक बनाकर रख देती है। शादी के 2 साल के अंदर अंदर ही वह अपनी पति को गुंडों से पिटवा देती है, अपने सास ससुर के साथ बुरा बर्ताव करती है और अपने मायके में रहने लगती है और महिला सुरक्षा के जितने भी कानून बनाए थे उनका नाजायज फायदा उठाती है और लड़के के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा देती है और वह अपने प्रेमियों के साथ घूमती फिरती है और खूब एंजॉय करती है। उसने अपने ससुराल वालों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। दोस्तों, यह मामला कोर्ट में चल रहा था और 6 साल बाद इस केस की अंतिम सुनवाई होनी थी और यह है अंतिम फैसला। एक 30 साल की जवान महिला जज के द्वारा सुनाया जाना था, जो कि काफी तेज दरार थी और अपने कड़े और तुरंत निर्णय लेने की काबिलियत के कार्य जानी जाती थी। दोस्तों, पूरी कैसे को जानने के बाद उसे महिला जज का झुकाव उसे लड़की के पति की ओर हो जाता है और वह उसे लड़के के ऊपर हमदर्दी दिखाने लगती है और धीरे धीरे मामला इससे भी आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही रोमांटिक कहानी है, कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की, जहां पर 2 लोग पति और पत्नी एक कोर्ट में अपने वकीलों के साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, पति का नाम होता है अनिल, बदला हुआ नाम, और उसकी पत्नी का नाम होता है रेखा, बदला हुआ नाम। अनिल एक इंटर कॉलेज में टीचर के पद पर नौकरी करता है। इन लोगों का केस क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा था। वहां पर एक सेशन मजिस्ट्रेट होती है जिसके सामने यह केस जाता है और वह इन दोनों की फाइलें पढ़ती है और मुस्कुराने लगती है और फिर इन दोनों की तरफ देखती है। मजिस्ट्रेट सबसे पहले उस लड़के, जिसका नाम अनिल होता है, को पूछती है कि तुम इंसान हो या जानवर, जिस पर अनिल कहता है कि मैडम, मैं तो इंसान ही हूँ। मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुम पर आरोप लगाया है कि तुम उनके साथ मारपीट करते हो और बहुत सारा दहेज देने के बाद भी दहेज की मांग कर रहे हो, और इतनी खूबसूरत पत्नी होते हुए भी तुम दूसरी औरतों के साथ अपने रिश्ते रखते हो और उनके रिश्तेदारों की तुम बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हो, उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रहे हो। यह इंसानियत नहीं हो सकती। जिस पर अनिल कहता है कि मैडम, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आप बिल्कुल झूठे हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट रेखा से पूछता है कि तुम बताओ कि जो तुमने आरोप लगाए हैं क्या वह बिल्कुल सच है। रेखा के बोलने से पहले ही रेखा का वकील बोलता है कि मैडम, यह इंसान एक नंबर का जूता और मक्कार इंसान है जो मेरे मुवक्किल को शादी की पहली रात से ही प्रताड़ित कर रहा है। जिस पर जज साहिबा बोलती है कि वकील साहब, एक बार आप चुप रहिए, मुझे इनसे जानना है। जब साहिब पूछता है कि रखा, तुमने जो भी आरोप लगाया है क्या वह सही है,
जिस पर रेखा कहती है कि हाँ मैडम, यह बिल्कुल सही है। जिस पर जज साहिबा पूछता है कि रेखा, तुम्हारे पति ने एक बार तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा मारपीट की थी जिससे तुम्हारा एक हाथ टूट गया था। तुम्हारा कौन सा हाथ टूटा था? जिस पर रेखा कहती है कि मैडम, मेरा दाहिना हाथ टूटा था। जज साहिबा कहती है कि रेखा, यह तो बायां हाथ है। तो रेखा कहती है कि हाँ मैडम, मेरा यही हाथ टूटा था। जज साहिबा पूछती है कि जब तुम्हारा हाथ टूटा तो तुम कहाँ गई? तो रेखा कहती है कि मैं कहीं नहीं गई और वहीं पर बैठ गई। तो जज साहिबा कहती है कि तुमने अपनी मदद के लिए किसी को तो बुलाया होगा, और कौन से अस्पताल में तुमने अपना इलाज करवाया? जिस पर रेखा कहती है कि मुझे हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है। तो जज साहिब कहती है कि तुम एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरत हो और तुम कहती हो कि तुम्हें हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है, और तुम किसके साथ गई थी? और जिस पर रेखा कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो जब साहिब कहती है कि यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारा हाथ टूट गया और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? अगर किसी इंसान के साथ ऐसी घटना घटित होती है तो उसे एक क्षण भी नहीं लगता सिर्फ याद करने में कि उसके साथ क्या घटित हुआ था, और तुम कह रही हो कि तुम्हें याद नहीं है। उसके बाद जज साहिबा अनिल से पूछती है कि तुम्हारे साथ भी इनके परिवार वालों ने मारपीट की थी, तुम्हें कुछ याद है या तुम भी सब कुछ भूल गए? जिस पर अनिल कहता है कि हाँ मैडम, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं सुबह 9:30 पर तैयार होगी, स्कूल के लिए रवाना हो रहा था, और रास्ते में मेरे ससुर और साले ने मेरी बाइक रुकवाकर मेरे साथ मारपीट की और 3-4 लोग मेरे पैर पर चढ़ गए और मेरा पैर तोड़ दिया। और जब आस पड़ोस की भीड़ उन्हें पकड़ने के लिए आई तो वहां से भाग निकले, और फिर मेरी बहन और जीजा ने मुझे अस्पताल में पहुंचाया और वहां पर मेरा इलाज हुआ, और 15 दिन तक मेरी माँ बच्चों की तरह देखभाल की थी। इतना कहकर अनिल रोने लगता है। जिस पर रेखा कहती है कि ऐसा करोगे तो ऐसा ही पाओगे। उसे दिन तो तुम बन चुके, लेकिन आगे तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता है। जिस पर रेखा का वकील रेखा को चुप रहने के लिए कहता है और उससे कहता है कि तुम यह क्या बोल रही हो। जिस पर जज साहिबा कहती है कि वकील साहब, आप इनको बोलने दीजिए। अगर आप बीच में नहीं बोलोगे तो फैसला तुरंत हो जाएगा और झूठ सच को पकड़ने में समय नहीं लगेगा। उसके बाद जज साहब उन दोनों से पूछती है कि तुम्हारा झगड़े की असल वजह बताइए, मुझे क्या है? और फिर वह रेखा से पूछती है कि तुम बताओ। जिस पर रेखा कहती है कि यह एक टीचर है और उनकी अच्छी खासी सैलरी है, और यह उनमें से मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देते हैं, और जब मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलने आती है तो उन पर यह शक करते हैं और अपने रिश्तेदारों पर यह खर्च करते हैं। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं 6 महीने ससुराल में रहूंगी और 6 महीने मायके में रहूंगी। मेरी जिंदगी में अपनी आजादी से जीना चाहती हूँ। उसके बाद जज साहिबा अनिल से पूछती है कि तुम कुछ कहना चाहोगे? तो अनिल कहता है कि मैडम, कौन से रिश्तेदार इसके? जितने भी रिश्तेदार आते हैं सभी जवान लड़के होते हैं, और कोई इसके मामा का लड़का किसी को अपने बुआ का लड़का बताती है, कभी कुछ और बताती है, कभी कुछ और बताती है, और कहती है कि मैं अपने भाई के साथ जाती हूँ, जा रही हूँ, और पूरे दिन घूमकर शाम को वापस घर आती है। मैं इतना तो समझ ही सकता हूँ। जब मैं उनसे पूछता हूँ तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे उनसे धमकी भी दिलवाती है। और मैडम, जब से यही हमारे साथ मारपीट करके गई है, उसके बाद इसने मेरी जिंदगी को नर्क बना के रख दिया है। पिछले 6 सालों से मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ। मैं अपनी नौकरी संभाल लूं या अपने घर को संभालूं, या मैं कोर्ट के चक्कर लगाता रहूं। मैडम, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। इनकी धमकियों से मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है और हम चैन से सो भी नहीं पाते हैं। जिस पर रेखा कहती है कि मैं तुम्हें चैन से सोने भी नहीं दूंगी। अनिल कहता है कि यह मेरी सैलरी में से आधा पैसा भी मांगती है। जिस पर रेखा कहती है कि आधा नहीं, मुझे सैलरी का पूरा पैसा चाहिए। उसके बाद अनिल कहता है कि अच्छी मैडम, यह आप लोगों के सामने भी मुझे धमकी दे रही है। अगर मेरे माँ बाप नहीं होते तो पता नहीं मैं अब तक क्या कर चुका होता। उसके बाद रेखा कहती है कि अपने साथ अपने माँ बाप को भी ले जाना। जिसके ऊपर रेखा के वकील उसे चुप करवाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जज साहिबा कहती है
कि वकील साहब, आप कह रहे थे आपकी मुवक्किल बहुत ही सीधी और भोली टाइप की है और यह हम सबके सामने ही इसको धमकी दे रही है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जिस पर उनके वकील चुप हो जाता है। उसके बाद जज साहिबा कहती है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहोगी या नहीं। उसे पर रेखा कहती है कि मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और मुझे अपना पूरा पैसा वापस चाहिए। जिस पर अनिल कहता है कि कौन सा पैसा मैडम, यह अपने दहेज का सारा सामान ले जा चुकी है, अब मैं कहाँ से पैसे दूं? अन्य ने कहा कि मैडम मेरा पैर तोड़ दिया और ऊपर से अपने हाथ टूटने का इल्जाम भी मेरे सर पर डाल दिया, मुझे इससे किसी भी हालत में छुटकारा चाहिए। जज साहिबा कहती है कि ठीक है, या तो 10 लाख रुपए इसे गुजारे के लिए दे दो या इज्जत के साथ अपने घर में ले जाओ और अपने साथ रखो। यह सुनकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और वह कहती है मुझे 10 नहीं 20 लाख रुपए चाहिए। अनिल कहता है कि मैडम मैं इतने पैसे कहाँ से दूं, मेरे पास तो देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो उसके बाद जज साहिबा कहती है कि तो दूसरा ऑप्शन चुन लो और इसे अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अनिल कहता है कि मैडम ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। उसके बाद रेखा कहती है कि अगर यह अभी की अभी मुझे 10 लाख रुपए देते हैं तो ठीक है, वरना अगर 15 दिन के बाद मुझे पैसे देंगे तो मैं उनसे 20 लाख रुपए लूंगी। जिस पर उनके वकील कहता है कि 20 लाख से कुछ नहीं होगा मैडम, इस काम से कम 50 लाख रुपए देने ही चाहिए। तो जज साहिबा रेखा के वकील से कहती है कि जब यह धमकी दे रही थी तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे, और जब पैसे की बात आई है तो अपने 10 से बढ़कर 50 कर रहे हो। उसके बाद रेखा का वकील बिल्कुल चुप हो जाता है और अनिल का वकील कहता है कि मैडम मेरे हिसाब से तो यह मामला बिना किसी लेन देन के उनके रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आपने जो जुर्माना लगाया है वह बहुत ही सोच समझकर लगाया होगा, लेकिन इसके लिए मेरे मुवक्किल को कम से कम 15 दिन का टाइम देना चाहिए। उसके बाद जज साहिबा कहती है ठीक है, 15 दिन के बाद वापस इसी कोर्ट में तुम्हारी सुनवाई होगी। उसके बाद शाम का समय था, सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन जज साहिबा जब अपनी गाड़ी लेकर जा रही होती है तो वह देखती है कि 3-4 लोग अनिल को घेरे हुए हैं और रेखा उसको धमकी दे रही है कि मैं 50 लाख रुपए लेने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। यह सब जज साहिबा अपनी गाड़ी से बैठी सुन रही थी। उसके बाद जज साहिबा आवाज लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे वह देखते हैं कि यह तो जज साहिबा है तो तुरंत सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसी बीच एक दिन अनिल अपनी माँ को लेकर अस्पताल में गया हुआ था और इस अस्पताल में जज साहब भी आई हुई थी और उन दोनों की मुलाकात हो जाती है, जिस पर अनिल देखकर चौंक जाता है और जज साहिबा से पूछता है कि मैडम आपको क्या हुआ है? तो वह कहती है कुछ नहीं, नॉर्मल पेट में दर्द था, ज्यादा बड़ा तो हॉस्पिटल आ गई। तुम यहाँ कैसे आए हो? तो अनिल कहता है कि मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ आया था। उसके बाद अकेला देखकर अनिल सोचता है क्यों ना अपने केस के बारे में बात कर ली जाए। अनिल कहता है कि मैडम मेरा इसमें कोई कसर नहीं है और मेरे ऊपर लगाएंगे, सभी आरोप गलत है। इस पर मैडम कहती है कि शरीर में इस बारे में तुमसे यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकती और मैंने अपना फैसला सुना दिया है, तुम या तो उसे पैसे दो या अपने साथ रखो। अनिल कहता है कि मैडम मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मैं इधर उधर से इकट्ठे करने में लगा हुआ हूँ, मैं उसको पैसे देकर पीछा छुड़वा लूंगा। अगर मैं उसे अपने साथ रखता हूँ तो वह आगे भी वही करेगी जो वह करती आई है। अनिल ने कहा कि मैडम वह मुझे बार बार धमकी देती है और मुझे चैन से जीने नहीं दे रही है। तो मैडम कहती है कि तुम मेरे नंबर ले लो और उसके बाद अब कभी भी तुम्हारे पास धमकी आए तो तुम तुरंत मुझे फोन कर देना। इस प्रकार अनिल और जज मैडम के नंबर एक दूसरे के पास चले जाते हैं और 15 दिन बाद जब अनिल कोर्ट में जज साहब बाबा के सामने रेखा को 10 लाख रुपए का चेक दे देता है और उन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था। थोड़े दिन बाद जज मैडम अनिल को फोन करके पूछती है कि कैसे हो मास्टर साहब, अब तो तुम्हें धमकी नहीं मिल रही होगी। अनिल कहता है कि मैडम अब उसने पैसे लेने के बाद दूसरी जगह शादी कर ली है, अब कहाँ से धमकी देगी।
अब मैडम अनिल से कहती है कि तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपनी शादी कर लो, और रिश्तों के अंदर ऐसा उतार चढ़ाव आता रहता है। आज के समय में हर कोई इसका भुगत भोगी है, जिस पर अनिल कहता है कि नहीं मैडम, आप लोग तो नहीं होंगे। ऊपर मैडम कहती है कि नहीं, हर कोई इसका भुगत भोगी है। और उसके बाद मैडम अपनी कहानी अनिल को बताती है और कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। उसके बाद मैडम कहती है कि ठीक है, आज तुम्हारे पास एक लड़की का फोन आएगा और उससे बातें कर लेना। अब अनिल बेसब्री से उसे लड़की के फोन का इंतजार करने लगता है, लेकिन उस दिन किसी भी लड़की का फोन नहीं आता है। अगले दिन फिर मैडम का फोन आता है और पूछती है कि किसी का फोन आया, तो अनिल कहता है कि नहीं मैडम, किसी का भी फोन नहीं आया। फिर मैडम दोबारा कहती है कि अपने दिमाग पर जोर डालो, शायद आया होगा और तुम भूल रहे होंगे। लेकिन अनिल कहता है कि नहीं मैडम, किसी का भी नहीं है। शाम को दोबारा मैडम फोन करती है और अनिल से पूछती है, तो अनिल कहता है कि आपका फोन के अलावा किसी का भी फोन नहीं आया। उसके बाद मैडम कहती है कि क्यों, मैं कोई लड़की नहीं हूँ? तो अनिल कहता है मैडम, आप अपने बारे में बात कर रहे हो। और उसके बाद वह रोने लगता है। उसके बाद मैडम कहती है हाँ, मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ। जिस पर अनिल कहता है कि उनका कहाँ आप मजिस्ट्रेट और कहाँ मैं एक मामूली सा टीचर। तो वह कहती है कि आप जैसों से ही सीखकर हम जैसे बड़े अधिकारी बनते हैं। और उनकी इसके बाद उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और वह आगे चलकर शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, कैसे लेंगे हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, अनीता एक शादीशुदा महिला थी। उनकी उम्र 27 के करीब थी। वो सेकंड फ्लोर पर रहती थी और मैं उनके ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था। जब मैं नीचे काम से जाता था या घर से बाहर कहीं जाना होता था, तो अक्सर अनीता भाभी मुझे दिख जाया करती थी। कुछ दिन के बाद अब अनीता मुझसे भी एक दो बात कर लिया करती थी, लेकिन खुलकर कुछ बात नहीं हो पाती थी। अनीता अपने पति से बहुत ही परेशान थी। वो एक कंपनी में काम करता था, मगर बहुत ज्यादा शराब पीता था और रोज उनके घर में हंगामा होता था। वो उसके साथ रोज लड़ाई करता था। हम लोग बीच में कुछ बोल नहीं सकते थे। उन दोनों का 1-2 साल का बेटा भी था। एक दिन अनीता भाभी के लड़के की तबीयत खराब हो गई। उसके बेटे की तबीयत काफी गंभीर थी। वो शिवानी भाभी के पास पैसे मांगने के लिए ऊपर आई, मगर शिवानी के पास भी उस वक्त अनीता को देने के लिए पैसे नहीं थे। शिवानी भाभी ने कहा, मैं निखिल से बात करती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। कुछ देर के बाद शिवानी की कॉल मेरे पास आई। उसने मुझे सारी बात बताई और बोली, कुछ पैसों की जरूरत है, अभी दे दो, बाद में तुम्हें लौटा देंगे। मैं बोला ठीक है, मगर दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों की फीस बहुत ज्यादा है, तुम कर पाओगी? बेहतर होगा कि उसको किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में दिखा दो। इस तरह से हमने अनीता के बेटे को एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाने का मन बना लिया। फिर मैं अनीता और उसके बेटे को लेकर नजदीक के एक अस्पताल में लेकर गया। डॉक्टर ने उसके बेटे की जांच करने के बाद बोल दिया कि उसके बेटे को यहीं अस्पताल में ही भर्ती करना होगा और यहीं पर उसका इलाज होगा। अनीता ये सुनकर डर गई। एक तो उसके बेटे की हालत गंभीर थी और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लड़के का इलाज वहां पर करवा सके। मैंने पैसों के बारे में डॉक्टर से बात की तो वो बोला कि इलाज में रोज का 20,000 तक का खर्च आएगा। ये बात मैंने अनीता को बताई तो वो सन्न रह गई और बोली कि मैं इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से। सच तो ये था कि मैं भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास भी इतने रुपए नहीं थे। अनीता ने इस बारे में अपने पति से बात की तो उसने साफ ये कहकर मना कर दिया कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर अनीता रोने लगी। फिर मैंने उसको दिल्ली के सरकारी अस्पताल में चलने का सुझाव दिया। वो बोली, देख लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। फिर हम दोनों उसके बेटे को सरकारी अस्पताल में ले गए। वहां के डॉक्टर ने भी भर्ती करने का बोला, मगर साथ में ये भी कह दिया कि अभी उनके पास बेड उपलब्ध नहीं है, इसको यहाँ भर्ती नहीं कर पाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी पहचान के
एक बड़े आदमी से बात की और उसकी सिफारिश पर अनीता के बेटे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अनीता और मैं रात में वहीं रुक गए। रात को मैं उसके लिए खाना भी लेकर आया। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट वार्ड की सुविधा थी। मैंने लड़के को वहीं पर भर्ती करवाया ताकि उसका अच्छा इलाज हो सके और जल्दी हो सके। अनीता बोली, आपके जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो मैं आपको सब वापस कर दूंगी। मैं बोला, तुम्हें अभी से पैसों की लगी है, पहले बच्चे को ठीक तो हो जाने दो, उसके बाद देख लेंगे हिसाब तो, मगर पहले इसका इलाज जरूरी है। हैरानी की बात थी कि अनीता का पति अभी तक अपने बच्चे को हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आया था। जो भी दवा डॉक्टर्स बता रहे थे वो सब मैं ही लेकर आ रहा था। मुझे उन माँ बेटे दोनों का ही ध्यान रखना पड़ रहा था। मगर खुशी की बात ये हुई कि भगवान की कृपा से उसका बेटा 3 दिन के अंदर ही ठीक हो गया। अब हम दोनों घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। अनीता मेरे पास आकर बोली, निखिल, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। पड़ोसी होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। हम दोनों के फोन नंबर अस्पताल में ही एक दूसरे के पास एक्सचेंज हो गए थे। उसके बाद हम घर आ गए। मैंने घर पहुंचकर अनीता को सारी दवा बता दी कि कौन सी दवा कितनी और किस टाइम पर देनी है। फिर मैं जाने लगा तो वो बोली, रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, तुम चाय पीकर ही जाना। मैं बोला, फिर कभी पी लूंगा, अभी मैं जाकर आराम करूंगा। तुम भी थक गई होगी, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। वो बोली, ठीक है। उसने मुझे कसकर हग कर लिया। मैं भी सोच में पड़ गया कि इसको एकदम से ये क्या हो गया। उसके बाद मैं वहां से निकल आया और ऊपर शिवानी भाभी के पास गया। शाम को मैं अनीता के यहाँ गया ये देखने कि उसके बच्चे की तबीयत अब ठीक है या नहीं। मैं गया तो उसका पति भी आ गया। फिर मैं अंदर नहीं गया और उल्टे पांव वापस आ गया। मैं शिवानी भाभी के पास गया और उनसे बोला, आज रात के लिए मेरा खाना भी अपने यहाँ ही बना लेना। शिवानी भाभी ने खाना तैयार करने के बाद मुझे बुलाया। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। मैं सोने के लिए अपने रूम में जाने लगा। तभी अनीता के नंबर से मुझे व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ। वो पूछने लगी, कैसे हो आप निखिल? मैं बोला, मैं ठीक हूँ, आप बताओ बेटे की तबीयत अब कैसी है? वो बोली, अब ठीक है, सो रहा है, मैं भी ठीक हूँ। इस तरह से अनीता और मेरी रोज फोन पर भी बात होने लगी। वह रोजाना मेरा हालचाल पूछती रहती थी। कई बार वो मुझे अपने घर में आने के लिए न्योता दे चुकी थी। कई बार उसने बोला, कभी मेरे घर आओ, चाय पीकर जाओ। मैंने यह बात शिवानी को बताई तो वो कहने लगी कि अनीता शायद तुमसे दोस्ती करना चाहती है। मैं बोला, मगर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? शिवानी बोली, मैं एक औरत हूँ, एक औरत ही दूसरी औरत की बातों का सही मतलब समझ सकती है। मैं बोला, मगर भाभी, अभी उसने इस तरह की कोई बात नहीं की है। रात को खाना खाने के बाद करीब 9 बजे अनीता के व्हाट्सएप से मैसेज आया और हम दोनों बातें करने लगे। मैं बोला, भाभी, आपका पति कैसा इंसान है, वो तो आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। वो बोली, हाँ, मैं अपने पति से इतनी परेशान हूँ कि मैं तुम्हें सारी बात बता भी नहीं सकती। मैं बोला, मैं समझ सकता हूँ भाभी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधा गुड नाइट बोल दिया और बात बंद कर दी। मैंने सोचा कि पता नहीं इसे क्या हो गया। उसके कुछ देर के बाद फिर मैं शिवानी के पास गया। उसको मैंने सारी बताई जो भी अनीता के साथ हुई। शिवानी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल फिर से उसके साथ बात करना। फिर शिवानी के साथ मैंने खाया। उसके बाद वो बर्तन धोने के लिए चली गई। उस दिन मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। नीचे जाते हुए मेरी नजर अनीता पर पड़ी। वो मुझे ही देख रही थी। मैं चुपचाप बिना कुछ बोले निकल गया। वो शायद बात करना चाह रही थी, मगर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं ऑफिस चला गया। वहां पर जाने के बाद उसका व्हाट्सएप मैसेज आया। मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। फिर वो कॉल करने लगी। मैंने उसकी कॉल भी नहीं उठाई। वो बार बार कॉल पर कॉल करती रही, तो फिर आखिर में मुझे उसकी कॉल उठानी पड़ी। वो बोली, आप मुझसे गुस्सा क्यों हो गए हो? मैंने तो आपको कुछ बोला भी नहीं। मैंने कहा, आप काम बताओ कि आपने मुझे फोन किस लिए किया है? अनीता बोली, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ।
मैंने कहा ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, घर आने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। बीच में फिर एक बार शिवानी भाभी की कॉल आई। वो पूछने लगी क्या हुआ। मैं बोला वही कल वाली बात भाभी, वो अब मुझसे बात करना चाहती है। मैंने कहा अभी मैं उसको थोड़ा और परेशान करना चाहता हूँ। शिवानी ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे करो। भाभी ने फोन रख दिया और फिर कुछ देर के बाद शाम हो गई। मैं अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। मैंने अपना काम खत्म किया और घर के लिए निकल लिया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि अनिता अपने रूम के बाहर ही खड़ी हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई, लेकिन मैंने उसको जानबूझकर इग्नोर कर दिया। मैं अपने रूम में आ गया और आकर लेट गया। कुछ ही देर हुई थी कि व्हाट्सएप पर अनिता का मैसेज मिला। उसने लिखा था आप आ गए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने जवाब में लिखा मेरे रूम में आ जाओ। अनिता बोली मैं रूम में कैसे आ सकती हूँ अभी, मेरा पति घर आ चुका है। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ इसके लिए। फिर मैंने पूछा शिवानी भाभी को कहा अब बताओ उसको कैसे बुलाओगी। शिवानी बोली तुम अनिता को बोलो कि मैं उसके पास आ रही हूँ। मैंने वैसा ही किया। अनिता को मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया कि थोड़ी देर में शिवानी भाभी तुमको लेने के लिए आ रही है, वो कुछ भी करके तुमको ऊपर ले आएगी। अनिता ने रिप्लाई किया ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। शिवानी भाभी उसके रूम में गई। वहां जाकर वो बोली अनिता आज मेरे पति बाहर गए हुए हैं, तुम मेरे रूम में सोने के लिए आ जाओ, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। अनिता बोली ठीक है भाभी, मैं आपके पास आ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद अनिता आ गई। पहले वो सीधी शिवानी भाभी के रूम में ही गई। मैं भी शिवानी के रूम में ही चला गया। हम तीनों एक साथ बैठ गए। मैंने अनिता से कहा यही बात करोगी या मेरे रूम में करोगी। तभी शिवानी ने कहा तुम्हारे रूम में ही करो, यहाँ पर कोई बात नहीं करनी। अनिता और मैं उठकर मेरे रूम में आ गए। वो थोड़ा शर्मा रही थी। मैंने कहा बात करनी है या नहीं। वो बोली बात करने ही तो आई हूँ, आप बताओ कि आपको मेरे से क्या पूछना था। उस दिन आप जो फोन पर पूछ रहे थे, आज मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं बोला तुम्हारा पति इतनी शराब पीता है और तुम्हारे साथ लड़ाई करता है, तुम उससे अलग क्यों नहीं हो जाती हो। वो बोली अलग तो मैं हो जाऊं, लेकिन पता नहीं मेरे घर वाले मुझे अपने साथ रखेंगे या नहीं। उसके जवाब पर मैंने कहा हाँ बात तो तुम वैसे सही कह रही हो। अच्छा मुझे एक बात सच सच बताओ। वो बोली हाँ पूछो, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो मेरी बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई। मैंने कहा मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। वो बोली नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं बोला है। मैंने कहा ये तो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वो बोली हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। फिर कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। मैं बोला अनिता मैं तुम्हारा दुख बांटना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो सारे सुख देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। वो बोली हाँ, लेकिन मुझे अब और दुख मत देना। मैंने कहा देखो अनिता, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैंने अनिता से कहा कि मैं आपको भाभी नहीं बल्कि अपनी बहन की तरह मानता हूँ। मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही है और तुम्हारा पति शराब के नशे में धुत रहता है। अनिता ने कहा इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, जैसा चल रहा चलने दो, हम कुछ नहीं बदल सकते। मैंने कहा आज के बाद जब भी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो अपने भाई को याद कर लेना। अनिता ने मुझे शुक्रिया अदा किया और वापस अपने कमरे में लौट गई। उसके बाद जब भी अनिता को जरूरत होती